नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। वक्फ बोर्ड पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद जेपीसी के अध्यक्ष ने 10 विपक्षी सांसदों को समिति की एक दिन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। इस पूरे मामले पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली है। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे। इस खबर पर विस्तार से दिखाएंगे खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या हुआ है आज दिन भर सियासी तौर पर इस पूरे मामले को लेकर। होगी बात आम आदमी पार्टी के एक विधायक के बेटे की रंगबाजी की, जिसका चालान दिल्ली पुलिस ने किया। इसका पूरा वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वक्फ पर जेपीसी की बैठक में जोरदार हंगामा। विपक्षी सदस्यों के व्यवहार के चलते 10 सदस्यों को दिन भर की कार्रवाई से किया गया निलंबित। विपक्ष ने बात नहीं सुने जाने का लगाया आरोप। दिल्ली में जारी है धुआंधार प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली में केजरीवाल पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की सुरक्षा कम किए जाने पर उठाए सवाल। बीजेपी पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता से जुड़े विभिन्न कार्यों का किया शुभारंभ। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार पर सहकारिता क्षेत्र को कमजोर करने का लगाया आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय की शुरुआत। अत्याधुनिक सेंसर और अत्याधुनिक एनालिटिक्स से लैस है संजय। करेगा लंबी भूमि सीमाओं की निगरानी। घुसपैठ को रोकने में भी मिलेगी मदद। अवैध आव्रजन के खिलाफ भारत सख्त। किसी भी अन्य देश में बिना वैध दस्तावेज के रहने वाले भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी में की जाएगी मदद, लेकिन पेश करने होंगे सबूत। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की आज बैठक में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बाद समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने 10 विपक्षी सांसदों को समिति की कार्रवाई से आज एक दिन के लिए निलंबित कर दिया, जिसके बाद राजनीतिक वार पलटवार जमकर देखने को मिला। 8 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश होने के बाद जेपीसी का गठन किया गया था। उसके बाद से जेपीसी की 3 दर्जन से ज्यादा बैठकें भी हो चुकी हैं और आने वाले बजट सत्र में जेपीसी को संसद में अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी है, लेकिन उससे पहले हंगामा लगातार जारी है। वक्फ पर बैठक, विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही पर उठे सवाल, 10 सांसदों के निलंबन पर सवाल। वक्फ पर जेपीसी की बैठक पहले भी हंगामेदार हुई है, लेकिन शुक्रवार को दिल्ली में संसद भवन परिसर में जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित रहा। सुबह बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही हंगामा मच गया। समिति की बैठक के दौरान विपक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। जेपीसी अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों के व्यवहार के चलते 10 सदस्यों को दिन भर की कार्यवाही से निलंबित भी कर दिया। इन सदस्यों के निलंबन का प्रस्ताव सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से रखा गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस कमेटी की बैठक में हंगामा किया और बिल के अंदर आकर के झगड़ा करने की कोशिश किया, गालियां दिया। मुझे लगता है आज उन्होंने सारी मर्यादा और सारी सीमाएं तोड़ दी और मुझे लगता है कि पूरा देश और पूरी दुनिया देख रहा है। निलंबित सांसदों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्ला, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक और इमरान मसूद शामिल हैं। समिति के सामने जम्मू कश्मीर से आए आमंत्रित सदस्यों ने अपनी राय रखी। वक्फ बिल में संशोधनों को लेकर अपने सुझाव समिति के सामने रखे गए। इस दौरान कल्याण बनर्जी सहित विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा किया। विपक्ष का विरोध इस बात को लेकर है कि 27 जनवरी को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करने का प्रस्ताव उनके अनुसार सही नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार जेपीसी की बैठक के दौरान टीएमसी के कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद जेपीसी की बैठक 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। जेपीसी की बैठक में दोनों पक्षों के बीच हंगामा इस हद तक बढ़ गया कि मार्शल को बुलाने की नौबत आ गई। ये अपोजिशन जो मेजोरिटी है उसकी आवाज को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है या किसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है।
और 27 की मीटिंग जो है सभी लोगों का मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं उनका ये सजेशन है कि 27 की मीटिंग होनी चाहिए। We have folded the request, the chairman. ये देखिए 24 तारीख तो आज हाँ हो गया, ठीक है हम लोग कर देंगे, लेकिन 7-8 तारीख नहीं हो गए। हम लोग की भी कमिटमेंट है 30 से 30 से हाउस हो रहा है, हम लोग सब रिशेड्यूल किया है 24, 25 का प्रोग्राम को 27, 28, 29। कल रिपब्लिक डे है, होल डे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना होगा। विपक्ष के आरोपों को जेपीसी के अध्यक्ष ने खारिज करते हुए कहा कि समिति ने देश भर में बैठकों का आयोजन किया है, सभी प्रमुख पक्षकारों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। जिसको जिसको उन्होंने कहा हमने डेलीगेशन बुलाया, करीब 250 स्टेक होल्डर्स को बुलाया, 34 बैठकें यहाँ किया, पूरी कंट्री में हमने इसका डिटेल डिलिब्रेशंस किया, तमाम राज्यों में गए। वक्फ बिल पर बनी समिति की दिल्ली सहित कई राज्यों में 3 दर्जन से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। इसकी अगली बैठक 27 जनवरी को होनी है। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे संसद की दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था। समिति का कार्यकाल बीते सत्र के दौरान बढ़ाया भी गया था। समिति को बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश करनी है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बताते हैं कि आखिर हंगामा क्यों है बरपा। इस जेपीसी की बैठक में जो तथ्य अभी तक सामने आए उसका जिक्र करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष की बात नहीं सुनी गई, मतलब जेपीसी की जब बैठक चल रही थी उसमें विपक्ष के सांसदों की आवाज नहीं सुनी जा रही, ऐसा उनका आरोप था। कार्यवाही को मनमाने तरीके से आगे चलाया जा रहा है, इस बात का भी आरोप विपक्षी सांसदों ने बाहर आने के बाद में लगाया है कि आखिर कार्रवाई मनमाने तरीके से चल रही है। उनका यह भी आरोप था कि 30 और 31 जनवरी को बैठक आयोजित करने का अनुरोध नहीं माना गया, जिस बात का जिक्र अभी हमने कल्याण बनर्जी को कहते हुए भी सुना है। तो इस प्रकार के आरोप विपक्षी सांसद लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देर रात अचानक बैठक का विषय बदल दिया गया, यानी कि एक एजेंडा होता है उसको तय करने का एक प्रक्रिया होती है, उसमें भी बदलाव देर रात किया गया। ये भी आरोप विपक्षी सांसदों ने जेपीसी की बैठक को लेकर लगाया है। तो ये विपक्ष के आरोप है, जिसको लेकर एक तरीके से उन्होंने कहा कि साहब बात सही से नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में भी एक प्रकार से हंगामा हुआ था, क्योंकि हमने जेपीसी की पिछली अक्टूबर महीने की बैठक में भी बहुत ज्यादा हंगामेदार हुई थी, उसमें भी हमने हंगामा देखा था, किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनी थी। उस बैठक में कल्याण बनर्जी और बीजेपी के, कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद है और अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी के सांसद, उनके बीच में तीखी बहस हुई थी अक्टूबर की जेपीसी की बैठक में। उस वक्त काफी हंगामा हुआ था और कल्याण बनर्जी ने उस वक्त पानी की कांच की बोतल को तोड़कर आगे फेंका था। तो जब उन्होंने वहां बैठक चल रही थी अपनी नाराजगी जाहिर की, उन्होंने कांच की बोतल तोड़ी और उसके बाद उनको भी हालांकि चोट आई थी, बट उन्होंने उसको एक तरीके से आगे फेंका था। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा हंगामेदार थी अक्टूबर महीने की बैठक। कल्याण बनर्जी एक दिन के लिए उस वक्त निलंबित किए गए थे, क्योंकि उनका आचरण बेहद असंसदीय था और उनका जो बातचीत, उनके जो पूरा आचरण था उसको गंभीर सवाल खड़े कर रहा था, इसलिए उनको एक दिन के लिए उस कार्रवाई से निलंबित किया गया था। पहले भी विपक्ष ने किया है वॉकआउट, क्योंकि पहले कई बार बैठकें हो चुकी, कई जेपीसी की बैठकें, उसमें भी विपक्ष अपनी नाराजगी जता के बाहर आ जाता है, वॉकआउट करना शुरू कर देता है। ये लगातार जेपीसी की तमाम बैठकों में ये सिलसिला हम बीते समय से देखते आ रहे हैं। तो वहां पर भी राजनीतिक लगातार चल रही है। बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी को लेकर, आखिर क्यों यह बनी है और क्या पूरी व्यवस्था, उसका भी जिक्र करते हैं। लोकसभा में 8 अगस्त को 2024 में 8 अगस्त महीने में उस समय मानसून का सत्र चल रहा, तो उस समय जो है पेश किया गया था वक्फ संशोधन बिल को। उस समय ये 8 अगस्त को पेश किया गया था। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने उस बिल को पेश किया था और उस वक्त 8 अगस्त की तारीख थी और उन्होंने इसको पेश किया था और ये एक तरीके से सरकार, मोदी सरकार की ओर से कोशिश थी संशोधन को पारित कराया जाए उस समय। लेकिन कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने वक्फ बिल का विरोध किया था और उस विरोध के चलते लोकसभा में कोई चर्चा नहीं हुई थी। बिना किसी चर्चा के उस बिल को सहमति से, सरकार की सहमति से एक तरीके से जेपीसी को भेजने के अनुमोदन कर दिया गया था और लोकसभा से बिना चर्चा के ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला हुआ था। उसके बाद में वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य को लेकर अगर बात की जाए तो 2-3 बड़ी बातें हैं कि आखिर वक्फ संशोधन जो पूरी प्रक्रिया है वक्फ बोर्ड की, उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, उसमें डिजिटलाइजेशन किया जाए, बेहतर ऑडिट की व्यवस्था लागू की जाए और बेहतर पारदर्शिता लाई जाए पूरे वक्फ बोर्ड को लेकर। यह एक तरीके का प्रावधान है उस पूरे बिल को लेकर। साथ ही साथ अवैध कब्जे वाली संपत्तियों के लिए भी
किस प्रकार से सुधार लाने की व्यवस्था हो, इस प्रकार का प्रावधान भी उस संशोधन बिल में करने की मंशा सरकार की ओर से की गई है, जिसको कि जेपीसी को रेफर कर दिया गया। तो ये कोशिश है उस बिल के माध्यम से किस प्रकार से एक पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए। लेकिन जेपीसी की बैठक की अगर बात की जाए, जब से अगस्त के बाद से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी है, तो जेपीसी में 31 सदस्य हैं, जिनमें बात की जाए लोकसभा के उसमें जो है 21 सदस्य हैं, 10 राज्यसभा के सदस्य हैं। कार्रवाई को मनमाने तरीके से चलाया गया, ये एक आरोप लगाया था जो विपक्ष के सांसद हैं, और ये हम आरोप लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं। जल्दी से आगे तथ्यों पे बढ़ते हैं, क्योंकि इन आरोपों का हम जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब मनमाने तरीके से कार्रवाई चल रही है, और जो है जो 30-31 जनवरी की तारीख को बैठक की बात की जा रही थी, हम आगे तथ्यों पे बढ़ते हैं, उसको नहीं माना गया। विपक्षी सांसद इस बात का आरोप लगा रहे थे। लेकिन जेपीसी की बैठकों की अगर बात की जाए तो उसमें 31 सदस्य हैं, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा के हैं, 10 सदस्य राज्यसभा के हैं, और तमाम दिल्ली में ही करीबन 34 बैठकें, या कहा जाए 3 दर्जन के आसपास बैठकें हो चुकी हैं। और इन तथ्यों को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उन तथ्यों पे आते हैं। और 34 के आसपास जो बैठकें हो चुकी है उसका जिक्र करते हैं। मैं जिक्र कर रहा था कि लोकसभा के 21 सदस्य हैं, राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए जेपीसी की बैठक की, तो इसमें अध्यक्ष जगदंबिका पाल है, जिनकी तस्वीर आप देख भी सकते हैं। पहली बैठक 22 अगस्त 2024 को हुई थी, और उस बैठक के बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में ही करीबन 3 दर्जन बैठकें हो चुकी है। इसके अलावा तमाम राज्यों में जेपीसी जो है वो दौरा कर रही है, और वहां पे संबंधित पक्षों से बैठक करके उनका पक्ष सुन रही है। 24 से अधिक हितधारकों को जेपीसी के माध्यम से बुलाया गया था, जो ज्यादा महत्व रखते हैं इस पूरे बिल को लेकर, वो एक तरीके से उसके स्टेक होल्डर्स माने जा रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी जैसे जो महत्वपूर्ण और बड़े राज्य हैं, इन राज्यों में भी जेपीसी दौरा कर चुकी है, और वहां के तमाम पक्षकारों से बात करके, सुन के उनके पक्ष को नोट कर चुकी है। देश के 20 से अधिक वक्फ बोर्ड से भी बात की जा चुकी है, यानी अलग अलग राज्यों के जो वक्फ बोर्ड है उनसे भी लगातार जेपीसी ने बैठक की है, बातचीत की है, उनके पक्ष को भी सुना गया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ भी जेपीसी की बैठक हुई है। ये तमाम वो संगठन है जो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी करते हैं, उनका जिक्र इसलिए कह रहे हैं, हालांकि संख्या ये बहुत बड़ी है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादान शीन काउंसिल अजमेर से जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी मुलाकात की है जेपीसी ने, उन्होंने भी अपना पक्ष जेपीसी के सामने रखा हुआ है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रतिनिधियों ने भी बैठक की है जेपीसी के साथ, उन्होंने भी उन तमाम पक्षों को रखा है जो कि उनको लगता है कि इन मसलों पर बात होनी चाहिए। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से भी जुड़े हुए जो तमाम प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी जेपीसी के सदस्यों के साथ में मुलाकात करके अपनी बात को सामने रखा है। तो ये तमाम जेपीसी की बैठकों का वो ब्यौरा है, जिसके आधार पर यह तय होता है कि आखिर किस तरीके से लंबी बैठकों का दौर चल रहा है अगस्त के बाद, जब से यह गठन हुआ है। और लेकिन राजनीति इसमें लगातार दिखाई पड़ रही। इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा कि आखिर क्यों हंगामा बरपा हुआ है। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, और विशेष इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वक्त पर सवाल, जेपीसी में बवाल, क्योंकि आज लगातार बवाल देखने को मिला है जेपीसी में, और यह सिलसिला लगातार जारी है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद हैं। धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा विजय कौशिक है, नेता कांग्रेस के, और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए। विजय कौशिक जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार अगस्त महीने में लोकसभा में आती है, तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की मांग पर उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया, लेकिन पहली बैठक से लेकर 22 अगस्त को पहली बैठक हुई थी, तब से लेकर आज तक की बैठक में लगातार राजनीति की चर्चा बाहर आ रही है। और इस प्रकार का आचरण विपक्षी सांसदों के द्वारा, ये तो फिर अपने आप में जेपीसी जैसी व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल खड़ा कर देगा कि उसका मायने क्या है। विजय जी, देखिए, सबसे पहली बात, जो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी नियत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक जो चाहते हैं उसके मुताबिक इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। तो इस मुद्दे पर हम देश के मुसलमानों के साथ हैं। उनकी धार्मिक आस्था और उनकी जो जीवन शैली है, हम उसका समर्थन करते हैं। अब जहां तक इस कानून की बात है, तो ये एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा भाजपा ने बना रखा है, जिससे वो इस देश में विजय जी आपने बहुत सही बात कही कि ठीक है उनके साथ है, लेकिन क्या जो गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं पनपती आ रही हैं, क्या उसके साथ भी कांग्रेस खड़ी है, या उसमें भी कम से कम संवैधानिक तरीके से बदलाव के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी? निश्चित तौर पर हम चाहते थे कि जेपीसी की जांच में एक जो भेदभाव वाली बात है वो ना दिखाई दे, लेकिन सरकार की मंशा कहीं ना कहीं इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की है। इसलिए जितना भी इस मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आप देख रहे हैं, वो वैसा सरकार चाहती है इसलिए हो रहा है। वरना अगर सरकार को
अगर कांग्रेस पार्टी की किसी नीति से कोई दिक्कत है तो खुलेआम बात रखे ना। क्यों इस तरह का दोहरा व्यवहार करके वो जनता के बीच में कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी साबित करना चाहती है? क्यों करना चाहती है? अरे उसे सीधी मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और जो इसमें राजनीतिक तौर पर जो मुद्दे भाजपा ने उठाए हैं जी, उन मुद्दों को साइड में रखकर जो असल समस्याएं हैं, जिनको आप संवैधानिक समस्या बता रहे हैं, उनको दूर किया जाए। हमें कोई ऐतराज थोड़ी ना है, लेकिन मुद्दा फिर वही है जी। कि सरकार इसके माध्यम से कहीं ना कहीं मुस्लिमों के हितों पर कुठाराघात करना चाहती है। विजय जी, सर यहाँ जब जेपीसी की बात होती है तो यहाँ सरकार नहीं सर, संसद है। संसद मतलब पक्ष विपक्ष दोनों है, और जो तमाम विपक्षी सांसद हैं उनके आचरण की वजह से ये स्थिति आ रही है। हालांकि खैर आपके पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूं। धनंजय जी, सवाल ये है कि बीजेपी इस मसले में भी राजनीति कर रही है इसलिए, और आप लोग उनके गलत नजरिए को दुनिया के सामने, देश के सामने रखना चाहते हैं, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। धनंजय जी। आरेंद्र जी, मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं इनका कि जो सवाल भी आपने इनसे नहीं पूछा वो खुद ये बताने लगे। ये खुद बताने लगे कि ये किसी धर्म परस्त हैं, मुस्लिम परस्त हैं, ये तो आप दुनिया दिखाना चाहती है, ये जेपीसी बताना चाहती है। ये कोई नहीं चाहता। जेपीसी में इनके भी लोग हैं, सबके लोग हैं, सारी पार्टियों के लोग हैं, लेकिन ये कहां चले गए? क्योंकि मन में है कि मुल्क के ऊपर मुसलमान, और यही परेशानी का विषय है। जो कांग्रेस ने आज तक, ये क्या दिक्कत है भाई? कल्याण बनर्जी के जैसे लोगों का कल्याण ही इसी में, क्योंकि उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि जहां एक बार नमाज पढ़ लिया हो जमीन इस्लाम मानने वालों की हो गई। तो जब इस तरह के लोग, कांग्रेस ने क्या कहा कि भाई जो जिस जमीन पर आप जहां नजर फेर दो, जहां दावा कर दो, जमीन आसमान, जहां झंडा गाड़ दो, तुम्हारा है। ना अपील न दलील, सीधा इंसाफ। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जिस जमीन पर मन करे वहां झंडा गाड़ो, जो कुछ भी है तुम्हारा है, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा है। कहो तो कुछ और इधर उधर से ला के देते हैं। धर्म के नाम पर तुमको ऐसे ही बांटा था पहले। लेकिन धनंजय जी, सवाल ये भी है, जो विपक्षी सांसद है, जेपीसी के सदस्य हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि साहब बीजेपी या सरकार के जो जुड़े हुए एनडीए के जो सदस्य जेपीसी में हैं, वो अपने मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। बीजेपी एनडीए अपने तरीके से कार्रवाई करके विपक्ष की बात ही नहीं सुन रही, वो आरोप ये लगा रहे हैं। नहीं आरिंदर, देखिए जो बातें हैं, जो आईने की तरह साफ चीजें हैं। 2 नवंबर 2024 को वक्फ बोर्ड कर्नाटका में 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर अपना दावा ठोक किया, जिसमें गोल गुंबद, इब्राहिम राजा, विजयपुर का कमान, बीदर का, कलबुर्गी का किला से लेकर के आप देखिए 30 एकड़ जमीन एक किसान की दावा कर दिया। हनुमान जी के मंदिर पर दावा कर दिया। 1500 साल पुराने तमिलनाडु की जमीन पर दावा कर दिया, शिव मंदिर पर, जब इस्लाम ही तामिल में नहीं आया था। हम कह रहे हैं कि भाई आपको वक्फ, अगर अरबी शब्द जिसका अर्थ होता है दान, ये दान किसने किया ये तो बताइए। ये जमीन कहां से आई, किसने दिया, कौन उसका मालिक है? और वो भी इस्लाम में प्रोविजन है कि जो अपनी मेहनत से आप कमाई संपत्ति अर्जित करते हैं उसको आप वक्फ कर सकते हैं, उसको आप चैरिटी कर सकते हैं। तो ये दानी महाराज ये कहां के आ गए? ये कहां कितने बड़े शहंशाह आ गए कि 9.5 लाख एकड़ जमीन चली गई? और कौन 9.5 लाख एकड़ जमीन कमा के दे गया? ये कमान तमाम जो इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके कुछ चंद लोग, 1% से भी कम लोग इन जमीनों के मालिक बने हुए, खैरखा बने हुए, इसकी संपत्तियों सवाल ये है, और जी सवाल ये बिल्कुल है अपने आप में। शायद इसीलिए संसदीय प्रक्रियाओं से जब बात आगे बढ़ेगी तो एक नतीजे तक पहुंचेगी। रामकृपाल जी, आपको लगता है कि संसद के अंदर, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बहुत तीखी बहस होती है तमाम मसलों को लेकर, फिर बात होती साहब जेपीसी में ये मामला जाना चाहिए। अब जब जेपीसी में मामला है जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों हैं, उसके बाद भी वहां पे इस प्रकार की राजनीति देखने को मिल रही है, तो कैसे एक बेहतर समाधान की ओर आगे बढ़ा जाए? हमारी संसदीय व्यवस्थाओं पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अगर इस प्रकार की सियासत वहां भी देखने को मिलेगी तो। आर्यन जी, बेहतर समाधान की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, इसी कारण हो रहा है। अभी तक हमेशा एक चीज रही है कि अगर किसी चीज को, किसी विधेयक को कारपेटिंग मतलब नीचे डालना हो तो उसको संसदीय समिति को सौंप दिया जाए। माना जाता था कि टालना हो गया। इस बार अच्छी बात यह है कि टाइम बाउंड हर चीज हो रही है। जो सरकार ने कहा था कि बजट सत्र के पहले इसको पेश कर दिया जाए, बजट सत्र शुरू होने से पहले, उस डेडलाइन को लेकर के अंबिका पाल जी आगे बढ़ रहे हैं। दिक्कत यह है कि जब से वक्फ बिल का संशोधन की बात आई है, जब से चल रहा है, तब से कोई उसके मुद्दों पर एक एक चीज पर बात नहीं करता। हर आदमी बात करता। जैसे अभी विजय भाई कौशिक
बहुत अच्छे इंसान हैं, वो मेरे मित्र भी हैं। उन्होंने एक बात कही कि माइनॉरिटी यानी मुसलमानों के उनका धर्म और उनकी संस्कृति अपना हिसाब। भैया ये वक्फ बोर्ड जो है उससे कल्चर उससे तो कोई मतलब नहीं, ये तो शुद्ध रूप से प्रॉपर्टी, जो इस देश में प्रॉपर्टी पर हक की बात होती है जी, उसके बारे में जो विसंगतियां हैं, जो मनमाने तरीके हैं, उनको सुधार किया जा रहा है। और जो वक्फ का जो उद्देश्य था कि गरीब मुसलमान जो व्यक्ति हैं, वंचित हैं, उनके हितों के लिए काम किया जाए। जी। तो अगर कोई प्रॉपर्टी दरअसल वक्फ की है या नहीं है, उसको ठीक से किया जाए। इसमें किसी भी चीज को, जिस देश में हमारी एक कानूनी प्रक्रिया है, अदालतें हैं, संस्थाएं हैं, उनको नजरअंदाज करने की कोशिश न होने पाए, तो वो सारी चीजें हो रही हैं। अब जिस छोटी बात पर ये आज विवाद हुआ है जी, सबको पता है कि 31 को, पहली तारीख को बजट पेश होना है। बिल्कुल 31 लास्ट डेट है। 31 को ये पूरा का सारी प्रक्रिया करके सौंपना था। अभी आप देखिए कि सब कुछ हो चुका है, एक एक पॉइंट पर बिंदुवार फाइनल बात करके इसको सौंपना था। हाँ, लेकिन टालने की राजनीति दिखाई पड़ रही, जो आप बिल्कुल जो महत्वपूर्ण बात आप विपक्ष की मंशा ये है बिल्कुल कि इस सदन में भी ये बिल न पेश। बिल्कुल, ये मंशा पे सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रामकृपाल जी कही है। विजय कौशिक जी, सवाल यही है कि जो टाइम बाउंड तरीके से जेपीसी को काम करना है और कांग्रेस और समेत विपक्षी दल ये चाह रहे हैं कि साहब क्या ये टल जाए, तो उस दिशा में कोशिश हो रही है, शायद इसीलिए इतना हंगामा हुआ है। क्या उस दिशा में, या कहा जाए उस स्तर की भी राजनीति अब जेपीसी में होगी? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, क्या इसे टालने से कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। हम फायदे नुकसान को लेकर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं रखते। बीजेपी तो हम पर यह भी आरोप लगा सकती है कि दिल्ली चुनाव के मद्देनजर हम इसे टालना चाहते हैं, जेपीसी को, इस बैठक को, ताकि ये मामला अपने अंतिम रूप तक ना पहुंच सके। अरे भाई, इस बैठक तक नहीं होगा, अगली बैठक तक होगा, होना तो है ना। इसे टालने से हमें फायदा क्या है? नहीं तो फिर ये हो क्यों रहा है साहब? विजय जी, फिर हो क्यों रहा है ये सब? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा चाहती है कि विवाद उत्पन्न हो। विवाद उत्पन्न होंगे तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाना आसान रहेगा भाजपा के लिए। और भाजपा अपने उन मंसूबों में, जैसे अभी मेरे भाई साहब ने कहा कि भाई, अब जैसे इन्होंने भी एक ऐसी छवि हमारे पेश की है कि जैसे हम उन गलत बातों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हमने वक्फ बोर्ड को इतनी ही छूट दे दी थी तो अब तक तो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बन जाना चाहिए था। आज भी मोदी जी खुद मानते हैं कि मुसलमानों का कोई भला कांग्रेस राज में नहीं हुआ। और दूसरी तरफ भाजपा हमारी ऐसी छवि पेश करती है कि जैसे कांग्रेस राज में तो हमने मुसलमानों को इतनी छूट दे दी थी। सर, लेकिन ये जो आप, विजय जी, आप जो बात कर रहे हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, तो विजय जी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो वही बात कहती है जो बात आप कह रहे हैं कि इतने दशकों तक मुस्लिम समुदाय की जो बेहतरी होनी चाहिए थी उससे बहुत ज्यादा पिछड़ापन रहा है। और ये सच्चर कमेटी कांग्रेस के समय की ही है, उसी की फाइंडिंग्स हैं ये। तो देखिए, अब अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं जी, मुसलमानों के लिए तो हमने सच्चर कमेटी बना दी थी। अगर हिंदुओं के लिए भी कोई कमेटी हमने बनाई होती तो उसमें भी यही रिपोर्ट आई होती। तो हमने जातिगत आधार पर किसी के फायदे नुकसान के लिए काम नहीं किया जी। हम जब सत्ता में थे तो हमने देश और देश की जनता के लिए काम किया। धनंजय जी, वो देश और देश की जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और उसमें जात धर्म क्षेत्र नहीं देख रहे हैं। आप लोग जात धर्म क्षेत्र देखकर राजनीतिक नजरिए से ऐसी बातों में आगे बढ़ रहे हैं जिससे आप बेहतर नजर आए और वो कमतर नजर आए। नरेंद्र जी, मैं एक बात का विजय जी के सच का सम्मान करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो मुसलमानों के बारे में सच्चर कमेटी बनाई थी, जो रिपोर्ट आई, किसी और के बारे में बनाई होती तो वही रिपोर्ट आती, क्योंकि हमने बराबर का नुकसान सबका किया है, कि किसी का भला नहीं किया है। ये इन्होंने जो खुल के कहा, पर भला अगर किसी का किया है तो 5 पीढ़ियों से एक परिवार का ही किया है, जो लोकतंत्र और लोक लज्जा दोनों के लिए ठीक नहीं है। भारत ने दुनिया के राजनीतिक इतिहास में ऐसा अलोकतांत्रिक और अमर्यादित कोई संगठन नहीं होगा जो एक परिवार के कब्जे में 5 पीढ़ियों से चल रहा हुआ। मैं विजय जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने स्वीकारोक्ति की कि आप किसी की भी रिपोर्ट बनवाए थे, रिपोर्ट तो आनी यही थी, क्योंकि कुछ चंद चाटुकारों को छोड़ करके और चरण चुंबकों को, ये चांदी का चम्मच लेकर जो 5 पीढ़ियों से पैदा होते रहे, उनको छोड़ करके सबका इन लोगों ने दुर्दशा ही किया। आम गरीब मुसलमान हो, रिपोर्ट तो भाजपा राज में यही है।
रिपोर्ट तो सबकी आई, रिपोर्ट तो रिपोर्ट भाजपा तो सबकी आई भाई साहब, है। आपके पीछे पे नहीं बोला ना, मैं आप ही की बात विजय बता जी, रहा हूं। विजय जी, भाई आपकी साहब, बात को वहां तक लेके गया हूं, सुन लेते हैं धनंजय जी क्या कह रहे हैं, आपके ही भाई आरोप साहब- को वहां तक लेके गया हूं जी। भाई साहब, मैं नोक्ता नफस जेरो जबर एकदम वही कह रहा हूं जो आपने कहा। मैं अपने तरफ से कुछ भी मिक्स नहीं कर रहा हूं, बस उसको एलैबोरेट कर रहा हूं। जो आपकी मंशा थी आपने बिल्कुल सही बताया, यही कांग्रेस की हकीकत है। और जो दिल्ली चुनाव में अब कर, दिल्ली चुनाव पे है कहां? दूरबीन लेकर खोजिए, 5 दिन से तो आपके युवराज बीमार हैं, बाकी माता जी तो सच में बीमार हैं, और उनकी बहन जी पता नहीं कहां नदारद है। तो ये कांग्रेस कब आगे खेलेगी, कब पीछे खेलेगी, कब अपने कुकर्म छुपाएगी, कब अपने पाप छुपाएगी, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। इस देश का आम आवाम जान गया है, आम मुसलमान भी जान गया है कि भाई कांग्रेस को एक परिवार को पालित पोषित करना है, और उसके लिए चंद चाटुकारों की एक चौकड़ी बना करके रखनी है, और उसी में चलना है। आप देखेंगे तो देश का जो बेड़ा गर्क कांग्रेस पार्टी ने किया है, और तो प्रधानमंत्री उस पर ठीक नजर डालते हैं। और अगर लंबे समय से आप कांग्रेस के इतिहास पर डालें तो विजय जी की बात बिल्कुल जायज है, मुफीद है, सही है। और अगर आप बात करेंगे तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स तो करते नहीं कांग्रेस। आम मुसलमानों का भला नहीं किया, लेकिन खास का तो किया। खास की चिंता इन्हें हमेशा रही है, आम की चिंता इनको नहीं। ठीक है, आम की चिंता को लेकर आगे बढ़ते हैं। रामकृपाल जी, सवाल यह है कि दशकों से हिंदुस्तान की राजनीति में अपीसमेंट पॉलिटिक्स या तुष्टीकरण की राजनीति का एक पुट हमने लगातार देखा है, लेकिन अभी भी 21वीं सदी की ओर बढ़ते हुए, विकास की नई दिशाओं और नए आयामों को छूते हुए हम अगर वहीं पे अटके रहेंगे, उसी प्रकार की राजनीति करते रहेंगे, तो जो भला इतने दशकों में नहीं हुआ अल्पसंख्यक हो या अन्य समाज के लोगों, वो आगे भी नहीं होगा। लेकिन राजनीति तो वही दिखाई पड़ रही है। नहीं आर्यन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी कौशिक जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए वक्फ बोर्ड बनने के बाद भी मुसलमान आज उसकी हालत बदतर ही है। तो इसका मतलब आप ये सही कह रहे हैं कि इतने सालों से राज रहा कांग्रेस का, आपने वक्फ बोर्ड बनाया, और जिस उद्देश्य से वो बना था कि गरीब मुसलमानों के लिए सब उनकी जिंदगी में बदलाव आए, इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड से नहीं हुआ वो। और यही बात जब इसका बिल पेश किया गया था, तब भी यही बात उसको पेश करते समय कही गई थी कि चूंकि वक्फ बोर्ड का फायदा क्या हुआ, एक माफिया, भू माफिया पैदा हो गया जी। उसमें जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा, आम मुसलमान उससे वंचित है। ये बात विजय जी भी कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस राज में भी मुसलमानों का भला नहीं हुआ। मोदी जी तो अभी 10 साल हुआ है, लेकिन इस देश में 70 साल से तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन वक्फ बोर्ड तो इतने पहले से है। और मैं एक बात सच्चाई कह दूं, 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढही जी, मुसलमान इस देश का नाराज हुआ, कांग्रेस से भी नाराज हुआ, बीजेपी से तो नाराज था ही जी, वो चला गया छोड़ के। तो जो 95 में जो अमेंडमेंट किए गए वो सिर्फ अपीजमेंट था। जिस तरह के प्रोविजन उसमें डाले गए और जो शक्तियां प्रदान की गई जी, साफ दिखता है कि वो एक तरह से नाराज मुसलमानों को मनाने की एक असफल कोशिश। बिल्कुल रामकृपाल जी, आप जो एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे तमाम उदाहरण हमारे पास में मौजूद हैं भारतीय राजनीति में, जब किस प्रकार के प्रूवन एक तरीके से दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार की राजनीति के फैसले से क्या लाभ लेने की कोशिश की गई। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे दिल्ली की, जहाँ पे प्रचार धुआंधार, जारी है तकरार। किस प्रकार से आज दिल्ली की सियासत गरमाई रही, तमाम मसलों और मुद्दों को लेकर इस खबर पे होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्वाद नहीं है, अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे
तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद अब खबर दिल्ली की सियासत से। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सभी दलों के स्टार प्रचारकों के तूफानी दौरे लगातार जारी हैं। सभी दलों के बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो अपने अपने काम के आधार पर वोट भी मांग रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की रैलियों पर लगातार रद्द होने की खबर के बीच में राजनीतिक अटकलबाजियों का दौर भी तेज हो गया है कि कांग्रेस ज्यादा सक्रिय दिल्ली के चुनाव में नजर क्यों नहीं आ रही है। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक लगातार प्रचार अभियान की कमान संभाल रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है इस बार परिवर्तन के लिए तैयार हैं, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, विकास कर रही हैं, लोग बार बार उनको मौका दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने 10 साल पिछले देखे हैं, अब जो है इस बार यहाँ डबल इंजन लगेगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चुनावी तपेश भाजपा युवा महिला सम्मेलन में भी साफ महसूस की गई। यहाँ भी केजरीवाल और उनकी पार्टी भाजपा के निशाने पर रही। भाजपा ने केजरीवाल पर हर वादे से मुकरने के आरोप के साथ कांग्रेस को भी घेरा। दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलनी है। सड़कों से गंदगी मुक्त करना है, पानी को साफ करना है, हवा में प्रदूषण खत्म करना है, यमुना जी को साफ करना है तो आम आदमी पार्टी को साफ करके कमल का फूल खिलाना है, युवाओं के कंधे पर लाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रचार में एंट्री के बाद से भाजपा और आप में जुबानी जंग तेज हो गई है। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने यमुना नदी को लेकर केजरीवाल को घेरा तो तिल मिलाई आप ने अब योगी की ओर नदियों की स्वच्छता का तीर छोड़ दिया है। सीएम योगी ने केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी थी, यानी यमुना नदी की सफाई अब चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बार बार चिल्लाकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत करना। आज वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता। योगी आदित्यनाथ जी को यमुना जी में डुबकी लगानी चाहिए मथुरा साइड या फिर अपस्ट्रीम जाकर पानीपत सोनीपत साइड। एक को मां जमुना ने बुलाया था, केंद्र सरकार पर भी 50 करोड़ की पेनल्टी और इन पर भी सम्मिलित पेनल्टी, आप पर भी लगी, आम आदमी पार्टी पर भी। उधर पिछले दिनों राहुल गांधी की रैली रद्द होने के बाद से चुनाव प्रचार में उनकी सक्रियता को लेकर अटकलबाजियां तेज हो गई हैं। प्रचार से राहुल की गैर मौजूदगी को खराब स्वास्थ्य बताया जा रहा है, लेकिन भाजपा और आप दोनों को इस दावे पर ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस के रणनीतिकारों की प्राथमिकता अब प्रियंका गांधी पर केंद्रित हो गई है। देखना होगा कांग्रेस इस बार भाजपा आप के बीच कांटे की टक्कर में खुद को किस हद तक साबित कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का मामला दिल्ली में राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को जेड प्लस सुरक्षा दे रखी है, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से उनको दिल्ली में दी जा रही सुरक्षा का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को घेरा है और उनकी राजनीतिक शैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने से पहले सुरक्षा न लेने की बात सार्वजनिक तौर पे कही थी, लेकिन अब डबल सुरक्षा लेने पर उनकी शैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल की
चुनाव से 10 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी पे रोज हमले हो रहे हैं, तब पंजाब पुलिस को हटा दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, वो आज मुख्यमंत्री भी नहीं है। लेकिन एक राज्य केवल दिल्ली के ही नहीं, यहाँ की सिक्योरिटी तो है ही है, केंद्र की भी, पंजाब की भी। पंजाब के मुख्यमंत्री से ऊपर उनका नाम है Z+ सिक्योरिटी में। ऐसा कौन सा, क्यों है? केजरीवाल कहा करते थे कि सिक्योरिटी तो आम आदमी के लिए होनी चाहिए, नेता के लिए नहीं। आज तुम्हारे पास सिक्योरिटी कहां पहुंच गई? अच्छा है कि पुलिस सिक्योरिटी हटाई गई है। जब कोई नेता सड़कों में बदनाम हो जाता है तब उसे अपनी रक्षा सुरक्षा का डर होता है, और मुझे लगता है वो डर इनके सर पे अब छाया हुआ है। इस बीच आम आदमी पार्टी पर विधानसभा की टिकट बेचने के लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। ताज़ा मामला जनकपुरी से वर्तमान विधायक राजेश ऋषि से जुड़ा है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा की टिकटें बेचने का आरोप लगाया है। जिस आदमी को हम कट्टर ईमानदार कहते थे, आज वो कट्टर बेईमान हो गया है, क्योंकि मुझसे भी 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे, पर्सनली खुद मांगे गए मुझसे। तो ये केजरीवाल जी कर क्या रहे हैं? सेवा के लिए आए थे, आज ये सेवा हो रही है। हमारे यहाँ भी जनकपुरी के अंदर जिसको टिकट दिया है वो भ्रष्टाचारी है 1 नंबर का, लेंटर माफिया 1 नंबर का। आम आदमी पार्टी में इस बार टिकटों के बंटवारे पर काफी घमासान मचा हुआ है। कई उम्मीदवारों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। कुछ उम्मीदवार तो निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की रंगबाजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिना हेलमेट मॉडिफाइड बाइक चलाने को लेकर दिल्ली की पुलिस ने द्वारा रोके जाने पर आपके विधायक बेटे ने पुलिस से अभद्रता की और अपने पिता के विधायक होने की धमकी देता हुआ वो नजर आया। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला राजनीतिक रूप से भी गर्मा गया। इससे पहले भी एक बार अमानतुल्लाह खान के बेटे का नोएडा के पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए पेट्रोल भरवाने का मामला भी सुर्खियों में छाया रहा था। आप विधायक के बेटे का चालान, अमानतुल्लाह खान के बेटे ने मचाया बवाल, सड़क पर मचा संग्राम, मचा सियासी घमासान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की दादागिरी और पुलिस को धौंस दिखाने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने गश्त के दौरान बुलेट पर सवार 2 लड़कों को रॉन्ग साइड बाइक चलाने के लिए रोका। बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगा था, जिससे तेज आवाज निकल रही थी। इतना ही नहीं, वो बाइक को टेढ़े मेढ़े तरीके से चला रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और उनसे लाइसेंस और RC मांगी, लेकिन वो नहीं दिखा पाए। पूछताछ में बाइक चला रहे लड़के ने खुद को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा बताया और कहा कि आप चालान कैसे काट सकते हैं। उन्होंने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और आरोप लगाया कि पुलिस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो आप विधायक का बेटा है। हमको जी ये सबसे सामने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये ऐसी बातें कर रहे हो? तुमने कहा सीधा मैं विधायक का बेटा हूँ, तुमने कहा मैं सीधा विधायक का बेटा हूँ। पुलिस उसकी बुलेट थाने ले गई। मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट लाइसेंस और RC के बाइक चलाने के साथ साथ गलत तरीके से ड्राइव करने का मामला दर्ज कर लिया। बाइक को संबंधित धाराओं में जब्त कर लिया गया है। बस पटाखे वाली बाइक चला रहे थे, उनको हमने रोका था, रोक के थोड़ा मिसबिहेव करने लगे, उसको हमने फिर चालान कर दिया। अमानतुल्लाह तो बोला ठीक है, जो क्या करेंगे आप बंद करेंगे, ले जाइए, बंद कर दीजिए। यही तो एक MLA को जो जिस तरह का बिहेव करना चाहिए उनको अपने बेटे को ही बल्कि डांटना चाहिए, तो उल्टा हमें कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे। इस मामले में पुलिस के साथ दुर्व्यवहार, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, बिना हेलमेट वाहन चलाने, संशोधित साइलेंसर का उपयोग करने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के आरोप में 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब इस मामले में तमाम दलों ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है और उसके VIP कल्चर पर सवाल उठाए हैं। ये उनका आज का काम नहीं है, हमेशा से ही वो ऐसे बदतमीजी, ऐसी गुंडागर्दी करते आए हैं, और अगर कोई ऐसा काम करेगा तो दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ में एक्शन लेगी। आज AAP का मतलब एरोगेंट, अराजक, आपराधिक पार्टी बन चुका है। पुलिस लाइसेंस RC मांगती है तो कोई भी आम आदमी उसको दिखाता है, तो यहाँ पर बोलते हैं कि मेरा बाप MLA, मैं नहीं दिखाऊंगा, मुझे नहीं आवश्यकता है इसकी। ये दिखाता है कि कैसे सियासी धर्मांतरण हुआ है। अन्ना से लालू तक, स्वराज से शराब तक, झाड़ू से दारू तक, छोटे घर में रहेंगे से शीश महल तक, VVIP एरोगेंस दिखाने तक। हैरान करने वाली बात है कि देश की राजधानी में
सिर्फ रसूखदार के आप पुत्र हैं इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने पास बंदूक गोली रख सकते हैं, बुलेट रख सकते हैं, ये दिल्ली की परंपरा नहीं है। दिल्ली में ये वक्त बहुत पहले, बहुत दशकों पहले खत्म हो चुका था। फिलहाल ये मामला सियासी रंग लेता दिख रहा है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से वीआईपी कल्चर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आम आदमी पार्टी के विधायक के बेटे का ये वीडियो वायरल होने के बाद में राजनीतिक तौर से तूल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, जहां पे संजय करेगा युद्ध क्षेत्र की निगरानी। कौन है संजय, दिखाएंगे खबर विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए nikshay.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं कि बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों पे हमने डाली है नजर। पहले बात करें अगर जेपीसी की बैठक में जो घमासान हुआ था, वक्फ बोर्ड को लेकर जो जेपीसी है उसकी बैठक में घमासान की खबर हमने आपको दिखाया। दिल्ली में प्रचार धुआंधार जारी है, तकरार किस प्रकार से लगातार वहां पे तकरार बनी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है दिल्ली में, और आप विधायक के बेटे को लेकर किस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ था, इस खबर को भी हमने दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली यानी BSS को हरी झंडी दिखाई है। यह प्रणाली प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया पहल का एक उदाहरण है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है और डिजाइन किया है। ये अपने आप में एक निगरानी व्यवस्था को, रक्षा क्षेत्र में जो निगरानी व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। इसका फायदा हमारे रक्षा के जवानों को मिलता नजर आएगा। ये संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की अगर बात की जाए तो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर जानकारी को इकट्ठा करता है। ये अपने आप में जो संजय पूरा एक प्रणाली को विकसित किया गया है, यह युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाएगा और एक तरीके से बहुत क्लैरिटी के साथ हमारे सैनिकों को जानकारी मिल पाएगी, निगरानी करने में सुविधा होगी। BSS अत्याधुनिक सेंसर और अत्याधुनिक एनालिटिक्स से लैस है, यानी कि वो अपने आप में बहुत बेहतरी से सटीक नतीजे तुरंत रेफर कर पाएगा। यह लंबी भूमि सीमाओं की निगरानी करने में सक्षम है, यानी कि दूर तक निगरानी की बेहतरी व्यवस्था संजय के माध्यम से होगी। घुसपैठ को रोकने में भी मदद मिलेगी। सीमाई इलाकों में, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो या बांग्लादेश की तरफ हो, उन जगहों पर इसको लगा के हम निगरानी कर पाएंगे, घुसपैठ को रोक पाएंगे। अद्वितीय सटीकता के साथ स्थितियों का आकलन करने में यह सक्षम है और उसके आधार पर एक फैसला देकर ये जानकारी देगा ताकि हमारा सैनिक बेहतरी से फैसला ले सके। खुफिया निगरानी और टोही में अहम भूमिका निभाएगा ये संजय, और खास तौर से कोई भी विदेशी तौर पे कोई अगर कोई चीज या कोई व्यक्ति आ रहा तो उसको देख पाएगा। भारतीय सेना में डेटा और सिस्टम में होगा एक तरीके से बड़ा बदलाव। इस पूरी व्यवस्था को शामिल करने के बाद में सेना और BEL द्वारा स्वदेशी और संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया। यह पूरी तरह से विदेशी भी नहीं है, तो पूरी तरह संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया, जिसमें भारत की ओर से भी बड़ी पहल की गई। अब बात करते हैं अगली, जो कि विदेश से जुड़ी हुई खबरों से जुड़ा हुआ मामला है। विदेश मंत्रालय की आज साप्ताहिक प्रेस वार्ता थी, जिसमें मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कई मुद्दों पर स्पष्टता से बात को सामने रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अवैध प्रवासी और व्यापार में अतिरिक्त टैक्स लगाने के मुद्दे पर
भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की बात कही है, तो बांग्लादेश के साथ लगती सीमा पर हुए समझौते के तहत बाड़ लगाने की बात भी कही गई है। विदेश सचिव की आगामी चीन यात्रा के कार्यक्रम की जानकारी भी मंत्रालय के द्वारा दी गई है। किस प्रकार से यह पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ तमाम बड़ी बातें कही, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से अमेरिका अवैध प्रवासियों पर सख्त रुख अपनाए हुए है। इसकी चपेट में कई भारतीय नागरिक भी आ सकते हैं। अवैध आवर्जन को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इसके खिलाफ है। ये संगठित अपराध के कई रूपों से जुड़ा हुआ है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका या अन्य किसी देश में बिना उचित दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों की स्वदेश वापसी में मदद की जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जो उनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि करते हों। हम इसके खिलाफ हैं, इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ हैं। खासकर इसलिए भी खिलाफ हैं क्योंकि इसका वास्ता संगठित अपराध से है, कई देशों में होता आ रहा है। और बाहर में अगर कोई अवैध रूप से रह रहा है, अगर उस इंडिविजुअल का हम ये स्थापित कर सकते हैं कि भारतीय नागरिक तो हमेशा तैयार रहते हैं लेने के लिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कई देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध बहुत मजबूत और बहुआयामी हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंध भी बेहद खास हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण हमेशा से मुद्दों को रचनात्मक तरीके से हल करने का रहा है। हम अमेरिकी प्रशासन के साथ करीबी संपर्क में हैं। भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत हैं। दोनों देशों के रिश्तों में एक प्रकार का ट्रस्ट का भाव बहुत ऊंचा है। और आपने देखा होगा अभी जब विदेश मंत्री की यात्रा हुई उस दरमियान, जैसा कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि दोनों तरफ से ये मंशा है कि इस रिश्ते को और मजबूत किया जाए, इसको बड़े पैमाने पर एक बड़े सोच के साथ आगे लिया जाए और इसमें और भी एम्बिशियस जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, द टू साइड्स आर कीन टू बिल्ड अ बोल्डर, बिगर एंड मोर एम्बिशियस रिलेशनशिप। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 26-27 जनवरी को विदेश सचिव विक्रम मिस्री चीन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश सचिव चीन में अपने समकक्ष उप मंत्री से मिलेंगे, जहां द्विपक्षीय हितों के सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। उधर भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के मामले पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर कई समझौते हुए हैं। अपराध संबंधित घटनाओं पर विराम लगाने के लिए सीमा पर बाड़ का लगाया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने बांग्लादेश से समझौते के पालन की उम्मीद जताई। रणधीर जायसवाल ने सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान से सख्त कार्रवाई करने का भी आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे अर्थ जगत के मोर्चे पर किस तरह से फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 जारी किया गया, किन राज्यों ने हासिल की है बढ़त। इस खबर पे होगी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस, म्यूचुअल फंड ना मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। सीधे वर्मा जी के म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है, म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। अच्छा भैया
मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और खबर अर्थ जगत से जुड़ी हुई, देश में राजकोषीय स्वास्थ्य में ओडिशा को पहला स्थान हासिल हुआ है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय राज्यों का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। इसमें ओडिशा को पहला स्थान हासिल हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है, तो गोवा को तीसरा स्थान मिला है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में ओडिशा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने शुक्रवार को भारतीय राज्यों का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। सूचकांक में छत्तीसगढ़ ने दूसरा और गोवा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि चौथे स्थान पर झारखंड और 5वें स्थान पर गुजरात मौजूद है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में 18 प्रमुख राज्यों को स्थान दिया गया है। केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर हैं। Fiscal health index basically is measuring, how good are you in mobilizing revenue, how good are you in actually spending that money, are you prudent in terms of what you're spending, are you borrowing, and the debt that you are accumulating, is it sustainable or not in the long run. I think these are the four. Are you raising revenues, are you spending it well, and what are you spending it on? Are you actually having imbalance, and is this debt sustainable in the long run? I think that's what. And of course, then the whole thing has got compressed, and then you put states. More than the ranking of the states, what it tells you is a diagnostic on which state is going where. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में राज्यों की रैंकिंग 5 प्रमुख मानकों, व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण स्थिरता और ऋण सूचकांक के आधार पर तय की गई है। शीर्ष 5 राज्यों ने हायर कैपिटल आउटलेट, गैर कर राजस्व का प्रभावी संग्रहण, राजस्व अधिशेष का सृजन और कम ब्याज भुगतान के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। Achiever states, Odisha, Chhattisgarh, Goa, Jharkhand and Gujarat, on an average, they have higher capital outlays. They're focusing on quality of expenditure. Effective mobilization of non-tax revenues, states like Odisha and Chhattisgarh, they have got relative minimal revenues. Effective mobilization of non-tax, the creation of revenue surpluses for most of the years, states like Odisha and Chhattisgarh, they are having revenue surpluses, which is a good thing. लो इंटरेस्ट पेमेंट। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का मकसद राज्यों की राजकोषीय स्थिति का आकलन करना है, ताकि राज्यों में स्वस्थ और जवाबदेह राजकोषीय प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नासिक में सहकारिता सम्मेलन को आज संबोधित किया। अमित शाह ने बताया कि किसान बहुत लंबे समय से अलग सहकारिता मंत्रालय की मांग कर रहे थे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिन्होंने किसानों की मांगे मानकर आज़ादी के 75 सालों बाद एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। मोदी जी के सामने देश भर के सहकारिता वाले मांग करते थे कि कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया जाए, मगर कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, जो देश भर के किसानों की आय को बढ़ाने वाला है। आत्मनिर्भरता की अगर सबसे सुंदर व्याख्या कोई है तो सहकारिता है। सहकारिता के बगैर किसान आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, उन्नत नहीं बन सकता और समृद्ध भी नहीं बन सकता। इसलिए मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है।
और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी गणतंत्र दिवस परेड के एट होम कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले जनजातीय मेहमानों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों, राष्ट्रीय रंगशाला शिविर के कलाकारों और झांकी के कलाकारों के साथ मुलाकात की और बातचीत की है। और न्यूज नाइट में जाते जाते आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोलो सुबियांतो से मुलाकात की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं। वे 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। दिल्ली सरकार से जुड़ी 14 CAG रिपोर्ट सार्वजनिक करने और चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने विशेष सत्र बुलाने की बीजेपी विधायकों की मांग अस्वीकार करते हुए कहा कि हम सदन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से रिपोर्ट रखने में अत्यधिक देरी हुई है। कोर्ट ने कहा कि समय पर रिपोर्ट सदन में रखना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। अभिनेता सैफ अली खान के घर में उन पर जानलेवा हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। अभियोजन पक्ष ने उससे सवाल किया कि वो हथियार कहां से लाया और उसके साथी कौन है, जिसके चलते उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। 24 से 26 जनवरी तक प्रदेश भर में चलने वाले इस भव्य आयोजन में प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, विकास की यात्रा और आर्थिक सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित स्मृति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कर्पूरी ठाकुर और उनके माता पिता की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कर्पूरी जी स्टेट्समैन थे। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक आयुध निर्माण कंपनी में हुए भीषण विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हैं। विस्फोट LTCE 23 बिल्डिंग में सुबह 11 बजे हुआ। विस्फोट इतना तीव्र था कि 10 किलोमीटर दूर तक इसका प्रभाव देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस हादसे पर दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावोस में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और भूटान के बीच रेल कनेक्टिविटी और IT सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की। मिल्कीपुर में प्रचार के दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार कर जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।